dear student, how are you? You are welcomed in Apni Shiksha Academy online program. Dear students, I myself Dr. P.S. परिहार, केमिस्ट्री से मेरा वास्ता है और आपका एग्जाम को देखते हुए केमिस्ट्री से बहुत बड़ा रिश्ता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को सॉल्व करा रहा था, जिसमें मैंने सेक्शन ए को कंप्लीट सॉल्व कराया था विद रीजनिंग एंड देयर रिलेटेड टॉपिक्स। आज की इस लेक्चर में, इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन मींस सेक्शन बी, विच है द क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये कितने क्वेश्चन है सेक्शन बी में? ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, उसमें थ्योरेटिकल भी होंगे और न्यूमेरिकल भी होंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं सेक्शन बी, विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 एंड ईच क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन कैरी 2 मार्क्स। This is the section B, and in this section it contains 7 questions with internal choice in 2 questions. The following questions are very short answer type questions and carry 2 marks. प्रत्येक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आपके सामने दिया है, a 4% solution by weight of sucrose whose molar mass is 342 gram per mole in water has a freezing point of 271.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose solution in water and glucose, the molar mass is given 180 gram per mole. क्या क्या गिवन यहां पर है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज गिवन 273.15 Kelvin. Okay, my dear students, this question is related to chapter solution, which is counted under physical chemistry. Physical chemistry का चैप्टर है solution, और solution से जो टॉपिक न्यूमेरिकल लिया गया है, टॉपिक जानते हो क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं टॉपिक भी डिस्कस किए दे रहा हूं। सॉल्यूशन में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें पहले हमारा सुक्रोज सॉल्यूशन दिया है और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 271.5। लास्ट में जो सबसे दिया है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15। डियर स्टूडेंट, आपको ये पढ़ाया गया है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे। When we mix some amount of any non-volatile compound in given solvent, then the freezing point of related solution used to decrease. This is known as depression in freezing point. और इसमें जो मेन हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वो ये होता है, वो है डेल्टा TF। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। आपको की फैक्ट देना है, निकालने में तो तुम्हें दिक्कत नहीं पड़ेगी, की फैक्ट मालूम होना चाहिए। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। और डियर स्टूडेंट, स्मॉल m हियर स्टैंड फॉर, ये स्मॉल m है मोलालिटी। इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोलालिटी, ये मोलालिटी है स्मॉल m। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डेल्टा TF आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो हमने ग्लूकोज लिया है फर्स्ट केस में पर सुक्रोज। डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुक्रोज में ये देखो दिया है E0F
TSEF, दो वर्ड होते हैं। TSEF मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 271.15 केल्विन। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यहां पर ये नीचे दे रखा है वाटर का T0F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट, दिस इज गिवन 273.15 केल्विन। ये दोनों दिए हैं और इन दोनों की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे? डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ, इसमें सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम हो जाता है, तो ये आ जाएगा T0F माइनस TSEF। T0F मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और TSEF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इससे किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? दोनों दिए हैं, दिस एंड दिस गिवन। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीएफ। बेटा डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे। और एक चीज देखिए यहां पर, इसके स्मॉल माने मोलिलिटी है। मोलिलिटी हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? इसका 4% सॉल्यूशन दिया है, तो मोलिलिटी आपको निकालने में बहुत आसानी होगी। इसकी मोलिलिटी जो इक्वल टू W1 अपान M1 इंटू W2 इन kg। समझना ध्यान से, सॉल्यूट का वेट कितना है? 4% है, 4% इसका वेट है। और बाई मास माने 100 ग्राम में कितना है? 4 ग्राम। तो कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। सॉल्यूशन का वेट हम मान लेंगे कितना, चूंकि मोलिलिटी की जरूरत पड़ती है। 100 ग्राम में हाउ मच गिवन? 4 ग्राम। तो WN वहां पर क्या आ जाएगा? W1 इज द 4 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 100 ग्राम। तो W2 कितना निकलेगा? W2 किसमें होना चाहिए? kg में। तो डियर स्टूडेंट, W2 जो कि परसेंट में है ना, तो 4 ग्राम मान लिया हमने सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। और 100 ग्राम को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? क्योंकि दिया है, देखिए W/W अकॉर्डिंग टू मास, यानी 24 ग्राम है कितने में? 100 ग्राम में। तो इसमें kg में बदल लेंगे, 100/1000। ये क्या आ गया? kg में। तो W1 मालूम हो गया, W2 मालूम हो गया, और मोलर मास तो दिया है इसका कितना? 342। बेटा इससे क्या निकाल लेंगे? मोलिलिटी। तो अब जरा इसमें फोकस करिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर आपने देखा, नजर दौड़ाएं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। यहां पे देखिए आपने क्या डेल्टा टीएफ इससे निकाल लिया सुक्रोज के लिए। स्मॉल एम यहां से निकाल लेंगे, सारी वैल्यू मालूम हो गई। W2 मालूम हो गया, ये W1 मालूम हो गया, मोलर मास ऑलरेडी दिया है। तो इससे क्या फाइंड कर लेंगे? अल्टीमेटली ये मेन फार्मूले में अप्लाई करके डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल एम। इससे वैल्यू हमें किसकी फाइंड हो गई? KF निकाल लेंगे। KF की वैल्यू हमें मालूम हो गई, मालूम हो गई KF मैंने अप्लाई कर लिया। क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ लिया था। KF हमने निकाल लिया किसका? सुक्रोज। अब सुक्रोज के लिए हमने KF फाइंड कर लिया और सुक्रोज हमने डिसाइड कर लिया वैल्यू ऑफ हुज? KF मालूम हो गई। क्या मालूम हो गई थी? अभी डेटा हमने डिस्कस किया। ओके, अब KF के बाद ये KF की वैल्यू किसमें अप्लाई कर दीजिए? दूसरा क्या दिया सेकंड कंडीशन में? नाउ फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन C6H12O6 सॉल्यूशन। बेटा इसके लिए ये आ गया। अब इसके लिए देखिए क्या 5% है, तो इसका W1 क्या आ जाएगा? 5 ग्राम। क्लियर? W2 क्या आ जाएगा? 100 ग्राम में था, परसेंटेज में है ना, और इसको 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। W1 भी मालूम हो गया, W2 भी मालूम हो गया। और इसका बेटा मोलर मास M1 ऑलरेडी गिवन, हाउ मच? 180 दिया है ना। और हमें क्या कह रहा था? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो इसके लिए KF हमें मालूम है। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे? फार्मूला अप्लाई कर देंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m।
माय डियर स्टूडेंट समझिए, केएफ इज गिवन। इस केएफ की वैल्यू किससे हमने निकाला था? ये बेटा केएफ की वैल्यू हमने, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना, ये केएफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया किससे? सुक्रोज वाले केस से। क्लियर? और ये मोलिलिटी, ये देखो सब कुछ दिया है। मोलिलिटी वही फार्मूला हम बता तो चुके हैं, मोलिलिटी W1 अपान M1 इंटू W2 किसमें? इन kg। ये क्या आ गया? दिस इज बेटा डियर स्टूडेंट मोलिलिटी। और मोलिलिटी भी मालूम हो गया, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। अल्टीमेटली हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? डेल्टा टी एफ हमें नोन हो गया। देखिए ये क्विक रिवीजन है, फास्ट रिवीजन प्रोग्राम है। और फास्ट रिवीजन प्रोग्राम में ट्रैक रिवीजन प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोग्राम, आपकी इफेक्ट समझते चलिए। डेल्टा टी एफ आ गया। अब हमें इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। मुझे मालूम था सिंस डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी नॉट एफ माइनस ES EF। Dear student, this is the freezing point of solvent. This is the freezing point of solution. आप जरा बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास करिए, प्लीज कंसंट्रेट टू योरसेल्फ हियर। यहाँ पे थारोली कंसंट्रेट करिए अपने आप को। कंसंट्रेट करेंगे तो ये देखिए आपको मालूम हो चुका है। कैसे मालूम करेंगे? इसके द्वारा। ये क्या था? डेल्टा टी नॉट, ये दिया है ऑलरेडी। टी नॉट एफ की वैल्यू ये दिया है 273.15। डेल्टा टी एफ, प्लीज कंसंट्रेट टू योरसेल्फ। कैसे डेल्टा टी एफ फाइंड करें? बेटा आपके सामने दिया है टी नॉट एफ। भाई देखिए पहले डेल्टा टी एफ कहां से निकाल लिया? ये ऊपर दिया है, टी एफ सुक्रोज से निकाला था, मोलिलिटी इससे निकाला, भाई सब फाइंड कर लिया। तो ये डेल्टा टी एफ तो हमें मालूम है ना पहले से, और टी नॉट भी मालूम है हमें पहले से। टी नॉट एफ कहां है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का 273.15। तो ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। अल्टीमेटली आई होप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? विच इज इंप्लाइज, इससे हम फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन से, TSF। TS मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये फ्रीजिंग पॉइंट हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये सॉल्यूशन आपका आ गया। तो क्लियर हो गया ना? इसकी समरी क्या थी? समरी ये थी कि पहले सुक्रोज में डेल्टा TF इज इक्वल टू TF इंटू स्मॉल m। डेल्टा TF निकाल लेंगे, सॉल्वेंट का भी दिया और सॉल्यूशन का दिया, ये निकाल लेंगे। और मोलिलिटी निकाल लेंगे, परसेंटेज थे, इससे KF निकाल लिया। तो फर्स्ट केस से हमने क्या निकाल लिया? KF। ओके। और सुक्रोज वाले केस में हमने डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। KF तो बेटा वही रहेगा, तो वो वाटर है ना इसमें सॉल्वेंट, तो KF तो पहले से मालूम है, इससे सुक्रोज से। और ये हम किसकी तरफ पहुंचे हैं? ग्लूकोज के केस में। तो इससे हमें ये मालूम पहले से था, ये मालूम कर लिया इसके परसेंटेज से, तो ये डेल्टा TF मालूम हो गया। और डेल्टा TF मालूम हो गया तो हमने तुरंत अप्लाई किया T नॉट F माइनस TSF। ये हमें नोन है, ये दिया है, ये है ना। तो अब किसके निकाल लेंगे? आसानी से फाइंड कर लेंगे TSF। और TSF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसमें से इसको रिड्यूस कर देंगे, माइनस है, माइनस में कर देंगे। तो डेल्टा टी नॉट ये था, अब इसको इधर ट्रांसफर करके फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन तो आपको आती है, यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। ओके। और डियर स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा 268.35। 268.35 केल्विन। ओके। आई होप एवरीबडी कैन डू इट विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। और 21 में आइए देखिए, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग्स। 21 में एक्सप्लेन करना है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग्स। अब इसको कैसे देखना है हमें? जरा देखिए यहां पर, प्रेशर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। प्रेजेंस ऑफ अल्फा, ये अल्फा है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ओके। तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए,
प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये ए हाइड्रोजन नहीं है, ये है अल्फा हाइड्रोजन। द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। हमें इस बेटा रीजनिंग बताना है, क्यों है, व्हाई, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट, क्यों जरूरी होता है। क्या यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म नहीं होगा। पहली बात तो ये जान लीजिए बेटा, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। ये पहला क्वेश्चन, एक आंसर मैं बता रहा हूं पहले पार्ट का, ये है एल्डिहाइड, है ना, और इसमें अल्फा कार्बन क्या होता है, ये देखिए ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो ये एल्डिहाइड है, तो ये उसका क्या आ गया, अल्फा कार्बन। इसके आगे वाला क्या होता है, बीटा कार्बन। एल्डिहाइड और कीटोन, और ऐसे कीटोन में आ जाएगा, कीटोन ये है, उधर ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा है, इसको ये भी अल्फा बोलेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़े होते हैं वो अल्फा, तो इसमें ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन पर जिनमें हाइड्रोजन हो, चाहे एल्डिहाइड है कीटोन, ये बेटा था एल्डिहाइड, और डियर स्टूडेंट दिस इज द कीटोन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसका नाम देंगे डियर स्टूडेंट अल्फा हाइड्रोजन, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वही एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है, जब दो एल्डिहाइड के मोल्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो उनको आपस में मिक्स करते हैं तो एल्डोल बनता है, एक का कार्बोनिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा कार्बोनिल ही बना रहता है, तो अल्कोहल एल्डिहाइड दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। वो एल्डिहाइड के साथ भी होता है, कीटोन के साथ होता है। लेकिन प्रश्न उठता है, ये तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन बेटा प्रश्न ये उठता है कि अल्फा हाइड्रोजन का होना क्यों जरूरी है। डियर स्टूडेंट, ये दोनों एल्डिहाइड हो या कीटोन, दीज आर हाईली पोलर इन नेचर, ये बहुत ज्यादा पोलर होते हैं, पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, और पोलैरिटी होने के कारण इस कार्बन पर, और भाई ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर मूव करेंगे, इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव करेंगे, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, और जब इस कार्बन पर और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो बेटा ये डिफिशियंसी अल्फा कार्बन पर आएगी, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये अल्फा कार्बन से अपनी ओर खींचेगा, तो अल्फा कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, जब अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा तो ये कार्बन क्या करेगा, ये C और H के बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचेगा। अल्टीमेटली इसमें से अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बहुत वीक होता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन बहुत वीक बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्यों, एसिडिक कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं इसमें, और ये H आसानी से निकल जाता है, और यही H जाकर के कार्बोनिल को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, इसलिए किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डोल का। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि एल्डोल कंडेंसेशन में चाहे कीटोन हो या एल्डिहाइड, उनमें अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। सेकेंड रीजन देखिए, नेक्स्ट रीजन को समझने का प्रयास करिए। दूसरा क्वेश्चन इसका बी पार्ट है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन सोज पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। 3 हाइड्रोक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए, ये पहले का बी पार्ट, इसमें कह रहा है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन टू ओन। पहले देखिए इसका 1 2 3 4 5, बड़े आसानी से समझ लीजिए, नंबरिंग किया 1 2 3 4 5। 3 पे हाइड्रोक्सी है यानी ये OH लगा है, ये OH ग्रुप अटैच 3 हाइड्रोक्सी, और 2 पे क्या लगा है, ओन, ये देखिए ओन कीटो है। बाकी पूरा कर दीजिए, यहां CH3 हो जाएगा, यहां 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, यहां 3 है, यहां CH हो जाएगा, यहां CH2 हो जाएगा, और बेटा यहां पर हो जाएगा CH3। ये देखिए कंपाउंड बना, दिस इज द कंपाउंड इन फ्रंट ऑफ यू। और ये क्या कह रहा है, ये कंपाउंड सोज पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट, ये पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देता है। क्यों, आप तो पढ़े हैं, आपने पढ़ा है ना सभी लोगों ने, टॉलेंस रीजन, AG टॉलेंस रीजन का फार्मूला यू नो,
Ag NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ OH निगेटिव, OH निगेटिव के साथ आता है, ये टॉलेंस रीजेंट है। और टॉलेंस रीजेंट उन सभी कंपाउंड में जिनमें एल्डिहाइड है उनको कार्बोक्सिली में कन्वर्ट कर देता है। तो आप इसमें कहेंगे सर इसमें एल्डिहाइड तो नहीं कीटोन है। डियर स्टूडेंट, वो सारे कीटोन, एक चीज याद रखना इसका रीजन, वो सारे कीटोन, ये कीटोन है ना, इसका एक अल्फा कार्बन ये है और ये भी अल्फा है, भाई ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े होते हैं दोज आर काउंटेड एज अल्फा कार्बन। तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। और किसी कीटोन में, ये जैसे कीटोन है, आप देखना यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बेटा कीटोन है, इट इज कंसिडर्ड टू बी कीटोन, और ये कार्बन अल्फा होगा और ये कार्बन अल्फा होगा। यदि अल्फा कार्बन पे OH लगा है तो डियर स्टूडेंट इट विल शो पार्शियल एल्डिहाइड ग्रुप इसमें टाटोमेरिज्म के थ्रू। टाटोमेरिज्म पढ़ा है नहीं, आइसोमेरिज्म होती है, ये टाटोमर बनाएगा और एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये उन्हीं कीटोन में होता है जिसके अल्फा कार्बन पर, यानी अल्फा कार्बन वो है जो कीटो ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो उसमें OH है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा टाटोमेरिज्म के थ्रू, अल्टीमेटली टॉलन का पॉजिटिव टेस्ट देगा। इसके बाद इसका देखिए ये दिया है, और में एक क्वेश्चन दिया है, और में ऑप्शन है, ये पार्ट लिखा व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले में कंसंट्रेटेड KOH और दूसरे में अमोनिया। देखिए दोनों का मैं लिखे दे रहा हूं। ए पार्ट में कंसंट्रेटेड KOH किससे रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, देख रहे हैं ना, ये फॉर्मल्डिहाइड है, आपके सामने लिखिए। इसकी रिएक्शन KOH से कराते हैं, कंसंट्रेट यानी 50% स्ट्रेंथ का। तो जानते कौन सी रिएक्शन हुई बेटा, इसके 2 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड के ले लेंगे, अब व्हेन रिएक्ट विद ईदर KOH और NaOH, और इसकी स्ट्रेंथ 50% होनी चाहिए। तो जानते हैं कौन सी रिएक्शन है, दिस इज कैनिजारोस रिएक्शन। ये बेटा कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में व्हाट हैपेंस व्हेन एनी एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद KOH और NaOH, then 1 mole used to reduce into alcohol and other mole oxidized into carboxylic salt of potassium. It means ये क्या बन जाएगा, ये CH3 HCHO का रिडक्शन कराएंगे तो 1 कार्बन का अल्कोहल बनेगा यानी मीथेनॉल, और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो गए HCOO, यानी फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो मेथेनॉल बनेगा और ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सोडियम सॉल्ट बनेगा। एंड डियर स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर दिस इज द कैनिजारोस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपके सामने दिख रही है ये कैनिजारो रिएक्शन, क्लियर हो गया। ओके देखिए इसका दूसरा था बी पार्ट, अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद अमोनिया, ये अमोनिया से रिएक्शन होगी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये दोनों ही फॉर्मल्डिहाइड के एनोमलस बिहेवियर है, ये अदर कोई एल्डिहाइड नहीं देगा। इसमें जानते हो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है CH2O6N4 और प्लस H2O, यहां 6 यहां 4 और यहां 6 बन गया बेटा। ये दिस इज नोन एज, ये मेन प्रोडक्ट बना CH2 का होल 6N4, इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन ये कॉमन नेम है, और IUPAC नेम CH2 क्या है, एल्कीन आता है मेथीन, तो इसका IUPAC नेम भी बेटा लिखे दे रहे हैं हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामाइन। हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामाइन, इट इज इट्स IUPAC नेम, और यूरोट्रोपिन इज कंसिडर्ड टू बी इट्स कॉमन नेम है। तो एक कॉमन नेम हो गया, एक IUPAC, ये भी कंप्लीट हो गया, राइट। आई होप दिस इज गोइंग टू कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
Calculate the equilibrium constant for the reaction. Dear student, this question is taken from the chapter electrochemistry, which is the part of physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये देखिए आपका एक इक्वेशन दिया है, ट्वाइस Fe+3 प्लस थ्राइस I नेगेटिव. ओके, ट्वाइस Fe+3 प्लस थ्राइस I नेगेटिव gives out twice Fe+2 प्लस I3 नेगेटिव. देखो ये क्वेश्चन दिया है. अब बेटा इस क्वेश्चन को हमें आइडेंटिफाई करना है, ये देखना है कि कैसे बना. हम कैसे जानने का प्रयास करेंगे कि है क्या. ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, आप समझो बहुत ध्यान से, विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, Fe+3 Fe+2 में जा रही है, इसका रिडक्शन हो रहा है ना रिडक्शन. आप समझिए, आपके सामने दिया है I3 I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो थ्राइस I3 दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू I2. इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है. तो I3 माइनस चार्ज है और दैट इज टू कन्वर्ट इनटू आयोडाइड. आयोडाइड निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है. आयोडाइड बेटा निगेटिव में जाएगा, I पे -3 चार्ज है और I पे माइनस हो जाएगा. बैलेंस करेंगे, बैलेंस इक्वेशन दिया है. द स्टैंडर्ड, ये देखो लिखा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन एसिडिक कंडीशन इज 0.78 वोल्ट एंड 0.54 वोल्ट रेस्पेक्टिवली फॉर Fe+3, जो कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 में. I-3 किसमें कन्वर्ट हो रही है, I में. I कन्वर्ट 3 किसमें कन्वर्ट हो रही बेटा, I में. 3I, क्या I वहां पर 3 था और या 3I हो गई. बैलेंस करेंगे तो एक्चुअली इसका सॉल्यूशन देखिए. अब आप कहेंगे सर इसको हम फाइंड कैसे करें, तो कोई बात नहीं, बहुत इजी है. थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, आपके सामने बहुत आसानी से निकाल लोगे. देखिए यहां पर सबसे पहला काम तो ये करना है हमें एन की वैल्यू, और जानते हो क्या हम लगाएंगे, यहां पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे. और नस्ट इक्वेशन ये होता है, समझने का प्रयास करना, E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन EN एंड लॉग KC. बेटा यहां पर यही हमें निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये KC फाइंड करना है. अब स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, 236 और 2 2 जार 4. 2 Fe यहां पर है, तो यहां यानी Fe यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. Fe इलेक्ट्रॉन यहां गेन कर रहा है, तो फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो रहा है. आप देखने चेक करिए, फेरिक इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू फेरस. ओके, और यहां पर आयोडाइड I3 है, माइनस चार्ज है, यहां -3 नहीं ऊपर है. बैलेंस करेंगे, यहां -3 था, ये -3 चार्ज आ गया इसमें, और ये किसमें, -1 में कन्वर्ट हो गया. तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, -3 चार्ज था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडाइड की कितनी थी, इस साइड में देखिए -3 था, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, -1 में. तो -3 यूज टू कन्वर्ट इनटू -1. तो माइनस यानी पॉजिटिव निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है. और पॉजिटिव देखो ना, पॉजिटिव यहां पे निगेटिव घट रही है, पॉजिटिव बढ़ रही है. और Fe का पॉजिटिव घट रही है. तो Fe का हो रहा है रिडक्शन और आयोडाइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन. Fe देखिए बेटा यहां पर +3 से किस में कन्वर्ट हो रही है, Fe+2 में. तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, -3 से -1 में पहुंच गई, और यहां +3 से +2 में, इसका बेटा हो रहा है रिडक्शन. अल्टीमेटली इसको हम यूज करेंगे आयोडाइड वाले चैम्बर को एज ए एनोड, और इसको यूज करेंगे Fe+3 को एज ए कैथोड. ये देखिए यहां पर दिया है, पहले जो दिया है
ये आयरन का है जिसका रिडक्शन हो रहा है, ये दिया है आयोडाइड का है। ओके, तो हमें ये निकालना है, हमें एन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और हमें इसकी ई नॉट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब ई नॉट कैसे निकालें, ये बेटा नस्ट इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, दिस इज कंसीडर टू बी एज ए नस्ट इक्वेशन। तो देखिए इसका आइडिया समझिए, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। भाई सबसे पहले तो निकालो एन की वैल्यू क्या होगी, और एन की वैल्यू जानते हो क्या है, देखो बैलेंस करिए, +3 से +2 में जा रहे, पूरे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पूरे का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो बैलेंस हो पाएगी, बैलेंस हो पाएगी ना। तो ये 1 का है, 1 एफी में 1 जा रहा है और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कैसे, बैलेंस करके देखेंगे, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 का डिफरेंस आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन, आयोडाइन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो -3 से किस में चला गया, -1 में। इसका मतलब है आयोडाइड -3 से क्या करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगी -2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा इसमें -1। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन, अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्री स्मॉल एन 2 आ गया। और ई नॉट कैसे निकालेंगे बेटा, ई नॉट निकालते हो ना, ई ऑफ कैथोड, याद करिए, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये रूल होता है। ई ऑफ कैथोड कहां दिया है, एफई का रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड की वैल्यू हो गई, ई ऑफ कैथोड, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ई ऑफ एनोड। यहां पर रख देंगे, किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे डियर स्टूडेंट, हम ई नॉट निकाल लेंगे। यहां तक समझ में आया सभी के, ई नॉट मालूम हो गया। अब ई की वैल्यू क्या होगी, क्या निकालना है यहां पर बेटा, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकाला जाता है, जब रिएक्शन, देखो रिवर्सिबल है, जब रिएक्शन कहां पर हो, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। और यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है तो इसके लिए क्या है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए ई मस्ट बी 0। तो ये वैल्यू ई 0 हो गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ इसका 0 हो गया, और ई नॉट की यहां निकाल लेंगे, तो इसको इधर ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591, एन की जगह 2 आ जाएगा, और लॉग केसी आ जाएगा बेटा, लॉग केसी की वैल्यू निकालेंगे। समझने का प्रयास करना, व्हाट आई वांट टू डू, ये ई नॉट यहां से निकाल लेंगे। इट मींस एक चीज समझिए जरा बहुत अच्छी तरह से, ई नॉट आपको मालूम है, ये सॉल्व कर लेंगे, अब निकालने के, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लॉग केसी आएगा, लॉग केसी की आ जाएगी। और बेटा इसमें कैलकुलेट करके देखना, हम आपको आइडिया दे रहे हैं, लॉग केसी जो इक्वल टू आ जाएगा, लॉग केसी जब फाइंड करेंगे ना, लॉग केसी की वैल्यू, तो 10⁸ ये हम फाइंड करेंगे, क्या, लॉग केसी, तो लॉग केसी आ जाएगा, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, भाई केसी जो इक्वल टू ये आ गया, लॉग केसी जो इक्वल टू, तो केसी जो इक्वल टू एंटी लॉग आ जाएगा, आएगा, लॉग केसी निकालोगे ना, ये निकालना है, ये मालूम हो चुका है उधर, और ये 0 है तभी पॉजिटिव हुआ है, अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग केसी की वैल्यू आएगी। देयरफॉर आपको हमें केसी निकालना है, तो बेटा करके देख लेना, इसका आंसर है केसी 10⁸। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन किससे लिया गया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और इसका सॉल्यूशन किस पर बेस्ड था, ये नस्ट इक्वेशन पर। एन की वैल्यू निकाल लिया 2, ये पता लगाया, इसके एफी का हो रहा है रिडक्शन, आयोडाइड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन हो रहा है कैथोड चैम्बर, ऑक्सीडेशन एनोड चैम्बर, और इक्विलिब्रियम में था, तो ईएमएफ की यानी कैपिटल ई की वैल्यू 0 हो गई, ई नॉट निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, when a coordination compound COCl3.6NH3 is mixed with AgNO3, then 3 moles of AgCl are precipitated. क्या हो जाए, precipitated per mole, ये पर है, precipitated here per mole, ओके, पर मोल का प्रेसिपिटेशन हो गया, ये पर मोल है ऑफ द कंपाउंड, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड,
कंपाउंड का हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला में आइडेंटिफाई करना है, तो देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बेटा बहुत इजी है, ये एक ऑब्जेक्टिव में था क्वेश्चन, एमसीक्यू में था। क्या बना रहे हैं, 3 मोल। 3 मोल का मतलब है 3 मोल किसके बने हैं, AgCl के। डियर स्टूडेंट, ये हम जब मिक्स किया AgNO3 के साथ, AgNO3 किस में टूटेगा, Ag प्लस में एंड NO3 माइनस में टूटेगा ना। Ag प्लस आ गया यहां पर, एक AgNO3 एक सिल्वर आयन को देता है। यहां पर कितने बन रहे हैं, 3 मोल्स AgCl बन रहे हैं। 3 मोल AgCl बनने का मतलब क्या हुआ, कितनी जरूरत पड़ी आपको, Ag की 3 Ag की जरूरत पड़ी। तो फिर सिल्वर कितने Cl कितने जरूरत पड़ी, 3 Cl माइनस की जरूरत पड़ी। इसका मतलब डियर स्टूडेंट क्या हुआ, इससे 3 Cl निकले। कितने Cl, कोबाल्ट से 3 Cl निकल के बाहर चले गए आयनिक स्टेट में। देयरफॉर केमिकल फार्मूला जानते हो क्या होगा इसका, केमिकल फार्मूला CO NH3 का होल 6, ये एज इट इज रहेगा NH3 होल 6, और Cl कहां चला जाएगा, तीनों काउंटर आयन के रूप में। ये आ गया, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर निकला, CO NH3 का होल 6 Cl3। कैसे पता चला, 3 Cl नेगेटिव आयन बाहर आ रहे हैं। ओके, दूसरा पार्ट का, ये पहले पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए CO NH3 का होल 6 Cl3। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पता लगाते हैं IUPAC नाम लिखने के लिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है या निगेटिव। चूंकि काउंटर निगेटिव आयन बाहर है, यहां पे देख रहे Cl नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो ये निगेटिव, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है, पहले पता लगा लेते हैं। तो सेंटर एटम को एजिटी लिखेंगे। सबसे पहले किसको लेते हैं, लिगेंड्स को। कितने लिगेंड्स हैं, 6 हैं। और अमोनिया का IUPAC नेम क्या लिखते हैं, अमीन। यहां लिखेंगे हेक्सा अमीन, डबल एम, ध्यान रखना अमाइन न लिख देना, हेक्सा अमीन। आगे क्या है, अब सेंटर मेटल एटम लिखेंगे कोबाल्ट, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, NH3 की तो पूरी 0 निकलेगी ना भाई, कोबाल्ट की इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है, तो कोबाल्ट को X मान लीजिए, है ना। और NH3 की 0 हो गई, और एक Cl के -1 है, 3 है, तो क्या आ जाएगी उचित, X इक्वल ये 0, X इक्वल टू प्लस की 3 आ गई। तो ऑक्सीडेशन 3 आ गई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, और ब्रैकेट के अंदर रोमन में लिखा जाता है 3rd। और आगे जो काउंटर आयन है ना बेटा, इसकी क्वांटिटी लिखेंगे ना कोई सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ेंगे, सिंपल क्लोराइड। क्लियर, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड। तो समझ में आ गया, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पता चल गया, और इसका IUPAC कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपने सिंपल नोमेनक्लेचर भी देखा, और साथ में उसका आयनिक कैरेक्टर भी देखा, यानी प्राइमरी वैलेंसी भी क्लियर हुई और सेकेंडरी वैलेंसी भी। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई will the osmotic pressure be affected when external pressure applied becomes। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन विच इज द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और इसमें किसमें एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर में आप जानते हैं क्या होता है ऑस्मोटिक में, जब 2 सॉल्यूशन लेते हैं, दोनों की स्टेट अलग अलग होती है, और दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जोड़ देते हैं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं थ्रू SPS, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी SPM के थ्रू एंटर करते हैं। दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। समझ गए ना, व्हेन 2 सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू SPM, then only the solvent molecule start moving from dilute to concentrate, यानी सॉल्वेंट की तरफ से किधर जाने लगते हैं, सॉल्यूशन की ओर। दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले में देखिए
कह रहा है यदि जो अप्लाइड प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो जाए, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया सॉल्वेंट की तरफ से, एक सॉल्यूशन है। अब जब कभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक देता है, आपने एक्सटर्नल प्रेशर उसमें लगा दिया और वो एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस उल्टा हो जाएगा। उल्टा जानते हो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर मूव करने लगे, और दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस यहां हो जाएगा। व्हाट विल हैपन हियर डियर स्टूडेंट, हियर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब जिस तरह रिवर्स ऑस्मोसिस याद है, समुद्र से, सी से डिसैलिनेशन करते हैं, समुद्र से सी वाटर से NaCl को अलग करते हैं, वो किसका होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी जब हम सॉल्वेंट की तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर, तो डाइल्यूट तो एक कंसंट्रेट था, तो डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर जा रहे थे, और उसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर यानी कंसंट्रेट से डाइल्यूट की ओर मूव करने लगेंगे। दिस इज नोन एज रिवर्स, यानी आपको ध्यान देना पड़ेगा ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। सेकंड में क्या है, लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जब एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा हो सॉल्यूशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, तो बेटा एक्सटर्नल प्रेशर को उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर नेचुरली होगा, मींस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट की ओर मूव करेंगे। मींस इस कंडीशन में क्या यहां होगा, नेचुरल ऑस्मोसिस, नेचुरल ऑस्मोसिस। नेचुरल ऑस्मोसिस में क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर जाएंगे, और ऊपर वाले में ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, केवल डेफिनेशन पे डिपेंड है, न्यूमेरिकल पे, यानी जब अप्लाइड प्रेशर एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, और जब कम हो तो जनरल ऑस्मोसिस होता है ना, डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वैसा मूव करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, 25th का फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट, 25th का फर्स्ट पार्ट। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, ये हाइपरबल नहीं होगा कहना कि बायोमॉलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ स्ट्रीम के लिए मार्क्स डिडक्टिंग चैप्टर के नाम से जाना जाता है। मैथ का स्टूडेंट इस चैप्टर को लेकर के डेफिनेटली बहुत इनलाइटेड स्टूडेंट ना हो, वेल कॉन्फिडेंशियल कंसेप्चुअली स्ट्रांग ना हो, तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सामने हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। ये देखिए, ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है, और बायोमॉलिक्यूल में एक टॉपिक है प्रोटीन, और प्रोटीन का क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन सुना आपने नाम, देखो ये लिखा है डीनेचुरेशन। पहले तो मैं आपको बता दूं डीनेचुरेशन होता क्या है, इसका आंसर बताने जा रहे हैं ए पार्ट का। डियर स्टूडेंट, जब प्रोटीन में, नेचुरल प्रोटीन होती है ना पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में, जब प्रोटीन में टेम्परेचर या पीएच के थ्रू चेंजेस करते हैं, यानी रिलेटेड प्रोटीन का या तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उस प्रोटीन जिसमें प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस है, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दें या उसका पीएच चेंज कर दें, देन व्हाट हैपेंस यू नो बेटा, ऐसी कंडीशन में उस प्रोटीन का नेचुरल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर शेष रहता है, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। कब? जब प्रोटीन को या तो हीट कर दें या उसका पीएच चेंज कर दें, तो उसका नेचुरल स्ट्रक्चर, नेचुरल नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी प्रोटीन का हीट करने पर या पीएच चेंज करने पर उसका सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर बचता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। क्यों?
जैसे एग्जांपल आपने देखा, बॉयल एग देखा, एक अंडे तो खाते होंगे ना, अरे ना खाते होंगे तो सुन लीजिए, बॉइल्ड एग होता है, नॉर्मल एग हो उसको स्टीरिंग करके ऐसे देखिए तो उसका ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई लिक्विड भरा है, लेकिन जब उसको बॉईल कर लेते हैं और बॉयल एग को ऐसे करके देखिए तो कुछ स्टीरिंग में आवाज नहीं आती है, इसका मतलब उसके अंदर का सब सॉलिड हो गया। तो बड़ा परेशानी लगती है, आखिर क्यों हुआ ऐसा भाई? वो एग कहीं बाहर से टूटा तो है नहीं कि आप कहते हैं हीट करने से उसके अंदर जो वाटर था वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर चला कहां जाता है, एक सॉलिड कैसे हो जाता है? डियर स्टूडेंट, डीनेचुरेशन होता है, उसके जो पेप्टाइड लिंकेज होते हैं वो टूट जाते हैं, और जब पेप्टाइड लिंक टूट जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का एच किसके साथ, कार्बोक्सिलिक के साथ आ जाएगा, अमीनो एसिड के, और OH कार्बोक्सिलिक के साथ, और NH2 के साथ, तो वाटर कंज्यूम हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। मींस इससे क्या होगा, अर्थात जब नेचुरेशन करेंगे तो प्रोटीन का नेचुरल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, नेचुरल कैरेक्टर डिसऑर्डर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स का लॉस हो जाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसका नेचुरल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, विटामिन बी एंड सी कांट बी स्टोर इन आवर बॉडी। बेटा बायोमॉलिक्यूल में एक टॉपिक है विटामिन। विटामिन जानते हैं ना, vitamins are those substances we protect our body from harmful germs and disease caused by these germs। और उनमें कुछ विटामिन्स हैं A, B, C, D, E। इन विटामिन्स में B एंड C वाटर सोल्युबल होते हैं, और रेस्ट विटामिन मींस A और D, E और K ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं वाटर में डिसॉल्व होकर के यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएंगे, अर्थात उनको अपने बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। इट मींस क्यों बी एंड सी नहीं स्टोर होते हमारी बॉडी में, क्योंकि वाटर सोल्युबल है। करेक्ट। और मैं ऑप्शन दिया है इसका, इंटरनल चॉइस है। क्या लिखा है, नेम द डिफिशियंसी डिसीजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन ई इन द डाइट। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन ए और का ए पार्ट है कि विटामिन ए और विटामिन ई की डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में कौन सी डिसीज जनरेट हो जाती है। यू नो कौन सी डिसीज जनरेट होगी? डियर स्टूडेंट, विटामिन ए के जो रिच सोर्सेस होते हैं, रेडिस, कैरेट, टर्निप, मूली, गाजर, सलजम एंड सो ऑन। और विटामिन ए की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस की डिसीज होती है। जब तक सनलाइट रहती है सबको दिखता रहता है, सनलाइट ओवर हुई दिखना बंद हो जाता है, यानी धतराष्ट्र में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। एंड सेकेंड पार्ट है विटामिन ई की कमी से क्या होती है। विटामिन ई जानते हो इसके रिच सोर्स है पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, अदर्स। विटामिन ई की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए तो एक पर्टिकुलर डिसीज हो जाती है जिसको बोलते हैं मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस मींस नपुंसकता की बीमारी हो जाती है। ओके, दिस इज रिलेटेड टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 बेसिस नेम दोज व्हिच आर कॉमन टू बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड व्हाई डीएनए एंड आरएनए आर कॉल्ड एसिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चंस आल्सो रिलेटेड टू बायोमॉलिक्यूल्स और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने इसमें पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए है, डीएनए आरएनए में पहला क्वेश्चन है तो डीएनए आरएनए पढ़ा है ना, इसका कंपोजिशन क्या होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस एंड फास्फोरिक एसिड। तो ये कहा गया डीएनए में बताइए कौन सी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं जो आरएनए में नहीं होते, और अनेक बताइए जो डीएनए में नहीं होते। तो मैं अलग अलग बता दे रहा हूं ना, ये देखिए डीएनए, डीएनए में बेटा ये याद रखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस AGTC। आप कहें मतलब क्या हुआ, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, ए स्टैंड फॉर एडिनिन, जी स्टैंड फॉर ग्वानिन, टी स्टैंड फॉर थाइमिन, सी स्टैंड फॉर साइटोसिन। मींस ये जो नीचे लिखी हुई है इनको आप देख रहे हैं ना, ये 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस डीएनए में है। ए मींस एडिनिन, जी मींस ग्वानिन, ये सब आपको आता है। हमें तो कैटलिस्ट की तरह, कभी मैं कैटलिस्ट कवर करता हूं और बेटा कहीं हम रीजेंट कवर करते हैं।
क्यों? क्योंकि मैंने तय कर रखा है कि आपके मार्क्स 98 और 100 से कम नहीं होना चाहिए इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। याद रखिए डियर स्टूडेंट, हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, दिल में लगन हो, तो मार्क्स क्यों नहीं आ सकते? डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन लीड टू सक्सेस। ये देखिए आपके सामने AGTC। अब याद कैसे रखेंगे? पहले RNA को भी बता दें। RNA में देखिए कौन कौन से विटामिन हैं, सॉरी RNA में कौन कौन से नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं? इसमें होता है बेटा AgCu। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? AgCu बेटा ये है AgCu का मतलब समझ रहे हैं आप? A स्टैंड फॉर एडिनिन, G स्टैंड फॉर ग्वानिन, C स्टैंड फॉर साइटोसिन, U स्टैंड फॉर यूरेसिल। आप देख रहे हैं ये AG दोनों में कॉमन है, C भी है, C इसमें भी है, तो 3 कॉमन है दोनों में, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इसमें भी एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। DNA में एक ऐसी है जो RNA में नहीं, वो कौन सी है? ये कैपिटल T, थायमीन। और RNA में ऐसी कौन सी है जो DNA में नहीं है? वो कैपिटल U, स्टैंड फॉर यूरेसिल। तो ये बेटा RNA में एक ऐसी है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस जो DNA में नहीं है, वो यूरेसिल है। और DNA में कौन ऐसी है जो RNA में नहीं है? वो कैपिटल T है। कैपिटल T मींस थायमीन। ओके, तो ये आंसर मिल गया। अभी तुम्हें याद कैसे रहे? टेक्निक का जमाना है, टेक्निक का बहाना है, आपको बेहतर तरीके से समझाना है। और वो क्या है बेटा, जैसे आप जानते हो 12th स्टैंडर्ड आप पास करेंगे 98 मार्क्स से, उम्मीद करते हैं 98 नहीं 100% स्कोर करिए, और करेंगे नो डाउट। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 हमारे 13 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्कोर 100% था केमिस्ट्री में। इस साल आपका नाम उसमें जुड़ने वाला है, ध्यान रखिए, सोच लीजिए यही होगा। जब आप पास हो जाएंगे 12th और स्कूल पहुंचेंगे तो क्लर्क से कहेंगे जाकर के ऑफिस में, क्या AGTC देना, DNA में AGTC, याद रहेगा ना। और जब वो TC आपको काउंट बना करके दे देगा तो जानते हो स्कूल का क्लर्क आपसे क्या बोलेगा? RNA में देखिए AGCU अगेन, यानी फिर कभी मुलाकात करना, घर में आपके बच्चे उनको फिर भेजना। तो इधर AGTC और AGCU अगेन, ये आपकी ट्रिक है। और एक इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी तो बात नहीं हुई ना अभी, ये कहा जा रहा है कि DNA और RNA को आखिर एसिड क्यों कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसा क्या थ्योरेटिकली उसमें देखा जो एसिड वर्ड जोड़ दिया गया? RNA में ऐसा क्या देखा जो एसिड वर्ड जुड़ गया? डियर स्टूडेंट, आपने पेंटोज शुगर पढ़ा। पेंटोज शुगर, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और इससे ऑक्सीजन, और ऊपर यहां होता है फिफ्थ कार्बन CH2OH। समझिए, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन। और ये जो बेटा फर्स्ट कार्बन है ये H है। आप समझने का प्रयास करिए, इस कार्बन, इस हाइड्रोजन पर, या आपका यहां देख रहे हैं बेटा, देखिए ध्यान से, ये जो CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ, दिस इज द फिफ्थ कार्बन। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें कार्बन नंबर फिफ्थ है, ये फिफ्थ कार्बन में H देख रहे हैं ना, H, या फर्स्ट कार्बन में जो H, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह क्या आ जाता है? फास्फोरिक एसिड, फास्फेट यहां पर अटैच कर देते हैं। समझना, DNA RNA दोनों में पेंटोज शुगर है, और इस पेंटोज शुगर में इस H को हटा करके और इसकी जगह जब हम क्या जोड़ते हैं? फास्फेट, फास्फोरिक एसिड फॉर्म है, फास्फेट जोड़ते हैं, फास्फोरिक एसिड कन्वर्ट होता है। तो जब फास्फेट को यहां पर जोड़ते हैं तो H आसानी से निकल जाता है ना, और जब ये H निकलेगा तभी
अरे कोई कंपाउंड हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन के रूप में, यानी प्रोटॉन के रूप में, हाइड्रोजन आयन को ऑर्गेनिक में प्रोटॉन कहते हैं, यदि अचायन आसानी से रिलीज हो रहा है, और क्या प्रैक्टिकली देखा क्यों रिलीज होता है, जब इसमें फास्फेट अटैच होता है। अल्टीमेटली यह चैन रिलीज करना ये इंडिकेट करता है कि इसमें एसडी कैरेक्टर है। समझ गए मेरी बात को? यानी डीएनए आरएनए में जो पेंटोज शुगर है उसके कार्बन से जुड़े एच को आसानी से रिलीज करके उसमें फास्फेट को अटैच करते हैं, और एच आसानी से निकल जाने का मतलब इंडिकेट करते हैं उसमें एसडी कैरेक्टर है। दैट्स व्हाई डीएनए आरएनए के साथ क्या जुड़ा होता है, एसिड। पढ़ा नहीं आपने, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, करेक्ट, ये भी हुआ आपका। आगे देखिए, राइट द रिएक्शन एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन propene is treated with hydrogen bromide in the presence of peroxide followed by addition of NaI in the presence of warm acetone. Yes, this is very important question. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक चीज बताएं कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन कराई जा रही है, IUPAC नेम भी आपको बताना है, किसके साथ किससे रिएक्शन कराई जा रही। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है यहां पे, प्रोपीन। कैसे कराते पहले, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो क्यों ना पहली रिएक्शन इसी से कराते हैं ना बेटा। दिस इज टेकन फ्रॉम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे मार्कोनी-काफ एंड एंटी मार्कोनी-काफ लॉ। याद है, मार्कोनी-काफ लॉ होता है when any unsaturated hydrocarbon react with any polar compound, then a negative part of polar compound used to attach with that carbon which has less number of hydrogen, होता है ना। लेकिन एंटी मार्कोनी-काफ में किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन सब किसी पोलर कंपाउंड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो मार्कोनी-काफ के जस्ट अपोजिट होता है। फिर नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, कराते हैं रिएक्शन। बेटा ये देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखिए इसमें प्रोपीन की रिएक्शन कराते हैं आपके सामने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसकी रिएक्शन करा दिया हमने HBr। बेटा H पॉजिटिव पार्ट है, Br, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो बेटा सभी को मालूम है, उम्मीद करता हूं सब लोग क्लियरली जानेंगे ये क्या है, एंटी मार्कोनी-काफ लॉ। इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, इन्हीं दोनों के बीच, और पॉजिटिव कहां जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन कम है, H इस पे जुड़ेगा, Br इस पे जुड़ेगा, प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। बन गया बेटा, ये देखिए आगे CH3 CH2 CH2 Br। अब नेक्स्ट टाइम में क्या किया गया, नेक्स्ट स्टेप में CH3 CH2 CH2 Br, और इसकी बेटा रिएक्शन किससे करा दिया हमने, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये है बेटा एसीटोन। समझ गए कौन सी रिएक्शन है ये, याद आया, नहीं आया ना याद, मैं हूं ना, याद दिला रहा हूं। दिस इज अ फिंकल-स्टीन रिएक्शन, और किस चैप्टर में, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, देन एल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड। फॉर्म कर लीजिए भाई, CH3 CH2 CH2, और यहां I नजर आ गया, CH3 CH2 CH2 I, और निकल क्या गया, NaBr। तो क्या हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया, 1 आइडोप्रोपेन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस वन, ये बेटा इसका रिजल्ट हुआ, और इसी के साथ आप सेक्शन भी आपके पेपर का कंप्लीट हो गया। ओके, बिल्कुल परेशान ना होइए, जब आपका रिवीजन होता जाएगा ना, तो मैं उन क्वेश्चंस को केवल सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, उनको सॉल्व कैसे करना है, किस चैप्टर से किस टॉपिक को कैसे कैप्चर करना है। ओके, आपके रिजल्ट तक आपका यूं ही साथ देते रहेंगे। याद है ना, सी कैन ड्राई माउंटेन कैन फ्लाई। लिसन, सी कैन ड्राई
Mountain can fly, you can forget, cannot die. Thank you.